जाने आओ समझे अपनी संसद को हम, आओ जाने आओ समझे अपनी संसद को हम, आओ जाने। संसद को समझे हम, संसद का सम्मान करें, संसद को समझे हम, संसद का सम्मान करें। इस महान लोकतंत्र में अपना योगदान करें, इस महान लोकतंत्र में अपना योगदान करें। आओ जाने आओ समझे अपनी संसद को हम, आओ जाने। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सभासदों, मैं युवा संसद के मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नए संसद में आयोजित होने वाला यह प्रथम सत्र है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए यह विश्वास व्यक्त करती हूँ कि इस सत्र में देश से जुड़े अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर सफल व सार्थक चर्चा होगी। यह भी आशा करती हूँ कि आप सभी अपने लोकतांत्रिक व्यवहार से संसद की गरिमा बनाए रखेंगे। Let's begin today's business with oath taking of affirmation. Secretary General, please. Yes, Madam. Ms. Sarita stands elected from Jilla Lok Sabha seat will now take the oath for affirmation. Ms. Sarita, please. Ma'am, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In Sanskrit, please. Aham. सरिता शिमला संसदे निर्वाचिता अस्मि। अहम् ईश्वरस्य प्रतिज्ञा करोमि यत् विधिना स्थापिते भारतस्य संविधाने मम विश्वासः भविष्यति तथा च देशस्य सार्वभौमत्वस्य एकतायाः च निर्वहणं करिष्यामि। अहं यत् पदं गृहीतुं प्रवृत्ता अस्मि तस्य अनुसरणं पालनं करिष्यामि। Shri Gurucharan Singh, who stands elected from Gurudaspur Parliamentary Constituency, will now take the oath or affirmation. Sir, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In Punjabi, please. गुरुचरण सिंह गुरुदासपुर सांसद की ओर निर्वाचित होया हूँ। मैं ईश्वर तो शपथ लेंदा हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एते विश्वास रखांगा। एते देश की प्रभुसत्ता एते एकता बनाए रखांगा। जेड़े पद नू मैं ग्रहण करांगा उसनू मैं श्रद्धापूर्वक पालन करांगा। माननीय सभासदों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना के जवान देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं रहते। 6 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारी सेना के 5 जवान शहीद हो गए। हवलदार नीलम सिंह, नायक अरविंद कुमार, लांस नायक RS रावत व पहरेदार प्रमोद नेगी व पहरेदार S छेत्री की शहादत को यह सदन प्रणाम करता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वे इन जवानों को श्रद्धांजलि दें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, हम कभी भी जवानों की जीत से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैं आत्मा से पूरे सम्मान व कृतज्ञता के साथ 6 मई 2023 को देश
उद्घाटन में विपक्ष की नेता कुमारी कुमोलिका। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। मैं भी पूरी संवेदना एवं सम्मान के साथ राजौरी में शहीद हुए जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलि में खुद को व समस्त विपक्ष को सम्मिलित करती हूँ। आंखों में आंसू हृदय में गर्व लिए सम्मान करते हैं। आंखों में आंसू हृदय में गर्व लिए सम्मान करते हैं। हे शहीदों, आपकी शहादत को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब हम सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखेंगे। धन्यवाद, बैठ जाइए। अब मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे संसद को नए मंत्रियों से परिचित करवाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय वित्त मंत्री कुमारी नेहा जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री कुमारी डिम्पल जी, माननीय रक्षा मंत्री कुमारी पूजा जी, माननीय कानून मंत्री कुमारी दीक्षा जी, माननीय रेलवे मंत्री कुमारी यशिका जी। अब क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 103 कुमारी संगीता। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सांसदों विधायकों के परिवारों को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने पर भी पेंशन मिल जाती है, परंतु महोदय कर्मचारियों को 30 से 35 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर भी पेंशन नहीं मिलती। पूरे देश में ओपीएस को लागू करने के लिए लोग हड़ताल व प्रदर्शन कर रहे हैं। महोदय, हमारी सरकार ने अभी 3 राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिए गए हैं। पूरे देश में ओपीएस को लागू करने के लिए आपकी सरकार की क्या योजना है? कृपया आप सभी शांत हो जाइए तथा मंत्री जी का उत्तर सुनिए। वित्त मंत्री कुमारी नवीना जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि देश अभी जिन आर्थिक हालातों से गुजरा है उनको सामने रखते हुए ओपीएस को लागू करना हमारे देश के हित में नहीं होगा। ओपीएस को लागू करने से देश पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसलिए हमारी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया है जो कि सबके हित में है। विपक्ष 3 राज्यों में ओपीएस को लागू करने की बात कर रहा है, वहां उन्होंने घोषणा करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। हमारी सरकार झूठे वादों की अपेक्षा प्रभाव में काम करना ज्यादा पसंद करती है। कृपया आप सभी शांत हो जाइए। प्रश्न संख्या 105 कुमार अनिल जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश में किसानों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है। समाचार पत्र व टीवी चैनलों की खबरों में किसानों की आत्महत्याओं की कहानी बयान कर रही है। मैं पूछता हूँ कि क्या आत्महत्याओं की चिताओं पर जलाकर किसान को नींद कैसे आ जाती है देश के प्रधान को। मैं ही नहीं, ये पक्ष, ये विपक्ष और ये पूरा देश जानना चाहता है कि देश में किसानों की आत्महत्याओं को रोकने, उनकी आय को बढ़ाने और उनकी जीवन दशा को सुधारने में आपकी सरकार की भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं। वह तड़के का प्याज टमाटर, वह चावल, वह अन्न सब किसान दे रहा है। वह तड़के का प्याज टमाटर, वह अन्न, वह चावल सब किसान दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस किसान विरोधी सरकार से कि क्यों आपके राज्य में किसान जान दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष को अपने घड़ियाली आंसू बहाने की आदत ही नहीं जाती। इनकी सरकार की ही गलत नीतियों का परिणाम है जो आज किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, विपक्ष की ही हठधर्मिता है जिसके चलते 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। आप शांत हो जाइए, मंत्री जी को बोलने का मौका दीजिए। परंतु महोदय, इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए और उनके पूर्ण विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। किसानों को कृषि के लिए उन्नत किस्म के बीज प्रदान करवाए जाएंगे। कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी दी जा रही है तथा महोदय, कृषि उद्योगों को 6 साल तक ब्याज मुक्त किया जाएगा तथा हर वर्ष 6000 रुपए किसानों के खातों में सम्मान निधि के द्वारा ट्रांसफर करवाया जाएगा। प्रश्न संख्या 124 कुमारी तान्या।
महोदया, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश में महिलाओं व बेटियों के साथ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। हाल ही में जो अपराध हुए हैं वो आत्मा को झकझोरने वाले हैं। श्रद्धा हत्याकांड के बारे में पूरा देश जानता है। हाल ही में एक सिलसिले व्यक्ति ने एक महिला को मारकर उसके शरीर के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालने तक का घिनौना कृत्य कर दिया। क्या ऐसे अपराधियों को सरकार या कानून का भय नहीं? महिला एवं बाल विकास मंत्री कुमारी यामिनी जी। लक्ष्मीबाई जैसा साहस जिसमें मीराबाई जैसा प्रेम है, पद्मावती जैसा जोश जिसमें दुर्गावती जैसा पराक्रम है। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री सदस्य एवं सेवा सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है। हम महिला सुरक्षा कानून को और कड़ा करने जा रहे हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा ठोस कानूनों का भी गठन किया गया है। नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों बलात्कारों को रोकने के लिए सरकार महिला सुरक्षा कानून को और कड़ा करने पर विशेषकर ध्यान दे रही है। इसके अतिरिक्त देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से 518 महिला थानों को भी खोला गया है, जो कि 24 घंटे खुले रहेंगे। पूरे देश में महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आप सभी शांत हो जाइए। प्रश्न संख्या 190 कुमार प्रतिबल जी। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने 14 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दायर किया था, जिसमें आपने स्वीकार किया था कि देश में 10 से 17 आयु वर्ग के 1.58 करोड़ बच्चे नशीले पदार्थों के सेवन में संलिप्त है। मैं जानना चाहता हूं कि देश में बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों व विभिन्न संगठनों के माध्यम से बच्चों व युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। हमने नेशनल सेंटर फॉर ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन की भी स्थापना की है। मैं इस सदन के माध्यम से समस्त देशवासियों से करबद्ध आग्रह करती हूँ, आप सभी भारत को नशा मुक्त बनाने में हमारे साथ योगदान दीजिए। अब शून्यकाल आरंभ होता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि देश में कोरोना की क्या स्थिति है। क्या हम यह मान लें कि कोरोना अब चला गया? यदि नहीं तो यदि कोरोना के केस बढ़ते हैं तो क्या उस स्थिति से निपटने की हमारी पर्याप्त तैयारी है? पिछले कल एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 65% राज्यों में ना तो कोरोना वैक्सीन थी और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या हमारे देश में मेडिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में हमारी सरकार कोई कार्य कर रही है? स्वास्थ्य मंत्री कुमारी डिम्पल जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि वर्तमान में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2450 है। कोविड पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में है, किंतु हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है, मैं बड़े ही हर्ष व गर्व के साथ बताना चाहूंगी कि देश भर में अब तक 2,20,87,30,30,614 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोजेज लग चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति के लिए हम युक्त कर कार्य कर रहे हैं। देश भर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाया जा रहा है। जहां जी हमने बिलासपुर एम्स में भी अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। लड्डू तो हम खाएंगे नहीं, थोड़ी शुगर की समस्या है। लड्डू तो हम खाएंगे नहीं, थोड़ी शुगर की समस्या है। हाँ, आप हिमाचली सेब खिला सके तो बात बने। जी जरूर, जी जरूर। कुमारी मनीषा जी। Honorable Speaker Madam, at least 288 people were killed and more than 1,000 were left injured in a horrific three-train collision in Balasore district of Odisha on June 2. And we all know that. I want to ask the Railway Minister who is responsible for this tragic accident. Why there are no safety standards in Indian Railways? There was no proper registration data
even the dead bodies of their relatives. This is not only shocking, but really shameful. What does the concerned minister want to say on this tragic accident? रेल मंत्री कुमारी यशिका जी। Madam Speaker, through you, I want to tell the House that a CBI probe has been recommended into Falaso train accident. What has happened is really tragic and painful. Our government has worked hard to build a strong railway network throughout India. Previous government has done nothing significant to make railways more secure and safe. कुमारी मनीषा जी। This is not the reply of my answer, madam. You cannot abdicate your responsibility by putting blame on the previous government. Your government is judged playing with the lives of the people. I seriously demand your resignation over this tragic accident. रेल मंत्री इस्तीफा दो। आप सभी शांत हो जाइए, रेल मंत्री को बोलने का मौका दीजिए। रेल मंत्री कुमारी यशिका जी। आपके कार्यकाल में जो रेल हादसे हुए उन पर आपके कितने मंत्रियों ने इस्तीफे दिए? जब हादसे से संबंधित जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम उसे सदन में पटल पर रखेंगे। कुमारी मनीषा जी। This is merely your insensitivity. I demand your resignation. कृपया आप सभी शांत हो जाइए। माननीय कुमारिका जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि नए संसद भवन को बनाने की आवश्यकता क्या थी? क्या आपकी सरकार ने 1250 करोड़ रुपए की बर्बादी नहीं कर दी? क्या आपको नहीं लगता आप अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे रखकर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे विपक्ष के नेताओं को शायद नए संसद भवन में बैठना रास नहीं आ रहा है। विपक्ष ने सरकार की आलोचना को एकमात्र अपना एजेंडा बना लिया है। पुराना संसद भवन जिसे इतिहास को संजोने के लिए संग्रहालय बना दिया गया, उस संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश हुकूमत ने हम पर शासन चलाने के लिए वर्ष 1921 से 1927 के मध्य किया था। स्वतंत्र भारत के सपनों, उसकी आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए हमेशा ही एक नए संसद भवन की आवश्यकता थी। इसका दूसरा कारण यह भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में पुरानी संसद में आधुनिकता का समावेश करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। नई संसद भवन की आवश्यकता पूर्व सरकारों को भी महसूस हुई थी, किंतु मुझे हर्ष के साथ गर्व है कि मेरी सरकार ने यह साहस दिखलाया व नया संसद भवन बनाया। हमने पैसों की बर्बादी नहीं की, बल्कि भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत के लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण किया है। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मेरी सरकार का एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही लक्ष्य है, 140 करोड़ देशवासियों की सेवा, उनका कल्याण। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। और मैं विपक्ष का भी आह्वान करती हूँ, आइए स्वार्थों और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर नए भारत के निर्माण में योगदान दें। Secretary to report message from Upper Chamber of Youth Parliament. Madam, I have to report the flowing message received from the Secretary of the Upper Chamber of Youth Parliament. Madam, I am directed to enclose a copy of Forest Conservation Bill 2023, which has been passed by the Upper Chamber at its sitting held on June 10, 2023. Secretary to lay on the table copy of the bill passed by the Upper Chamber. Madam, I laid the table copy of Forest Conservation Bill 2023 as passed by the Upper Chamber. अब मैं आप सबको हमारे बीच मौजूद विदेशी मेहमान से परिचित कराना चाहूंगी। मिस एंजिया फ्रॉम अमेरिका। आज कुमार जतिन जी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन का ध्यान सरकार की अग्निवीर योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को लागू कर देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। महोदय, ये सरकार सेना भर्ती में मनमाने बदलाव कर रही है। ये सरकार इतना गिर चुकी है कि इसे देश की कीमत पर पैसा बचाना सूझ रहा है। महोदय, ये सदन जानना चाहता है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि उसे देश के साथ खिलवाड़ करना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी। मैडम स्पीकर, अग्निवीर योजना हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारी सरकार इस योजना को यूं ही लेकर नहीं आई। महोदया, 1999 के कारगिल युद्ध व इसके पश्चात देश की रक्षा को मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय व सेना के तीनों अंगों द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि सेना में नौजवानों को शामिल कर उसे चुस्त दुरुस्त बनाया जाना चाहिए। उसके पश्चात सरकारों के कार्यकालों में भी हमारी सरकार रक्षा सेना ने इस योजना को सरकार के समक्ष रखा, परंतु ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। हमारी सरकार, रक्षा मंत्रालय व हमारी सेना ने इस योजना पर 2 वर्षों तक कार्य किया है, योजना के हर पहलू पर चर्चा की है तथा इसके पश्चात इस योजना को लागू किया है। दिसंबर 2022 तक हमारे अग्निवीरों का पहला बैच सेना ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। विपक्ष जितना भी गुमराह करने की कोशिश करे, हम इस योजना से पीछे नहीं हटने वाले। ये योजना हमारे देश की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। कृपया आप सभी शांत हो जाइए। माननीय विभूति जी। मैडम स्पीकर, मैं प्रधानमंत्री के इस उत्तर से सहमत नहीं हूँ। मैं इस विषय पर माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्यों वे इस देश की रक्षा व नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं और देश में बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हैं। कुमारी पूजा जी। महोदया, विपक्ष समझ नहीं रहा है या समझने का प्रयास नहीं करता। इंडियन आर्मी में जवानों की भर्ती अग्निवीर योजना के जरिए होगी। अग्निवीर योजना के जरिए तकरीबन 40,000 पदों पर जवानों की भर्ती की जाएगी। महोदया, मैं इस योजना की मुख्य बातें सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 17.5 से 23 वर्ष तक के युवा अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीरों को पहले वर्ष 21,000, दूसरे वर्ष 23,100, तीसरे वर्ष 25,800 व चौथे वर्ष 28,000 रुपए वेतन मिलेगा। महोदया, 4 साल बाद अग्निवीरों को 11,31,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी और साथ ही अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का जीवन बीमा भी करवाया जाएगा। महोदया, अग्निवीरों को 3 साल का शैक्षणिक कोर्स भी करवाया जाएगा। 25% उत्कृष्ट अग्निवीरों को सेवा में स्थान दिया जाएगा और बाकी के अग्निवीरों को पुलिस, अर्धसैनिक बलों व अन्य सेवा में प्राथमिकता दी जाएगी। महोदया, मैं देश के युवा का आह्वान करती हूँ कि वे बहकावे में न आकर अग्निवीर भर्ती में भाग लें। आइटम नंबर 503, कुमारी दीक्षा जी। महोदया, मैं सदन में अमेंडमेंट और 2023 बिल पेश करने जा रही हूँ, जिसके 4 प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रथम, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए पूरे वर्ष का 60 तिथियां निर्धारित की गई है। द्वितीय, 120 वोट के अधिकार में 32 शब्द को हटाकर बहु शब्द लिखना, यानी जानकारी को जेंडर न्यूट्रल बनाना। तीसरा, चुनाव अधिकारियों को चुनाव घोषणा के पश्चात चुनाव प्रक्रिया पूरी करने हेतु आवश्यक प्रमाणित यानी भवन का अधिग्रहण करना। चौथा तथा अंतिम बिंदु, आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ लिंक करना। Those who are in favor will say aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. मंत्री जी, आप 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे? 1. विधेयक पर सदन में तुरंत चर्चा की जाए। 2. विधेयक को किसी प्रवर समिति को सौंपा जाए। 3. विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए। 4. विधेयक के विषय में लोगों के विचार जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जाए। महोदया, मैं विधेयक को परिसदन में तुरंत चर्चा करने का विचार चुनती हूँ, अतः चर्चा करने की अनुमति दी जाए। हम इस बिल से सहमत नहीं है। आप शांत हो जाइए। मंत्री महोदया, विधेयक पर तुरंत चर्चा करने की अनुमति दी जाती है। पीयूष ठावले जी।
स्पीकर मैडम, मैं एक कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। चाय के साथ अच्छा लगता है समोसा, चाय के साथ अच्छा लगता है समोसा, सत्ता में बैठना सबके भाग्य में नहीं होता। विपक्ष सोचता है बहुत छोटा, विपक्ष सोचता है बहुत छोटा, इसलिए चुनाव में इनका भला नहीं होता। मुझे खाने में अच्छा लगता है इडली डोसा, मुझे खाने में अच्छा लगता है इडली डोसा, युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र है मजबूत होता। विराट कोहली अच्छा मारते हैं चौका, विराट कोहली अच्छा मारते हैं चौका, जनता फिर से देगी प्रधानमंत्री जी को सेवा का मौका। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी इस विधेयक पर हमारा साथ दें। धन्यवाद। धीरज कुमार जी। महोदय जी, मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। सरकारी सत्ता के नशे में चूर होकर असंवैधानिक तरीके से बिल को पास कराना चाहती है। आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ लिंक कर नागरिकों की गुप्त सूचना को हासिल करना चाहती है। क्या यही है आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? आपने किसका साथ दिया तथा किसको विश्वास में लिया? यह सदन कल 11 बजे के लिए स्थगित किया जाता है। बिल पर कल पुनः चर्चा की जाएगी। युवा संसद संसद को समझने और जानने का एक प्रयास है। हम लोकतंत्र के मंदिर को समझे, इसके महत्व को जाने और इसका सम्मान करें। भारत के महान लोकतंत्र में अपना सक्रिय और सकारात्मक योगदान दें। इसी विनम्र संदेश व आग्रह के साथ हम युवा संसद की प्रस्तुति का समापन करते हैं। आओ जाने, आओ समझे अपनी संसद को हम, आओ जाने, आओ जाने, आओ समझे अपनी संसद को हम, आओ जाने। संसद को समझे हम, संसद का सम्मान करें, संसद को समझे हम, संसद का सम्मान करें। इस महान लोकतंत्र में अपना योगदान करें, इस महान लोकतंत्र में अपना योगदान करें। आओ जाने, आओ समझे अपनी संसद को हम, आओ जाने।